चलिए, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हम बंद किए थे कि हमें बी दिखने लगा है ना, बी का इमेज यहाँ बनने लगा। ओके, बी का इमेज यहाँ पे बनने लगा। अब हम चाहते हैं कि ए का इमेज यहाँ बने। अब हम ए को देखना चाहते हैं। बी को देख रहे थे, बी अपना पतला हो, लेंस अपना पावर अपना कम करके पतला होके बी का इमेज बनाने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी से जो रेज आ रहा है यहाँ रेटिना पे मिल रहा है, बन रहा है, मिल रहा है, हो गया। तो अब हम चाहते हैं बी को देख रहे थे, अब हम चाहते हैं ए को देखना। तो जब हम ए को देखेंगे तो हमारा उस समय लेंस, सिलियरी मसल्स, ये सब क्या करेगा? बी को देखने के बाद जब हम ए को देखेंगे तो हमारा सिलियरी मसल्स क्या काम करेगा? सिलियरी मसल्स के दो ही काम, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो क्या करेगा वो? लेंस के दो ही काम, या तो वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऐसे फूल जाएगा, ऐसा थिक हो जाएगा। अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा तो पतला हो जाएगा। बेचारा यही करेगा। और बस यही दो चीज़ें। तो कुछ यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स आपको देते हैं, आपको भरना है। ओके, तो इमेज ऑफ बी इज एट रेटिना। बी का इमेज रेटिना पे है। तो टू ऑब्टेन इमेज, अच्छा इससे पहले ये बताइए कि ए का इमेज कहाँ बनेगा? इमेज ऑफ बी इज एट रेटिना, तो ए का इमेज कहाँ बनेगा ये बताइए। इससे देख रहे हैं, देखे आप, थोड़ी देर के लिए हम भी भूल गए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल कौन सा सवाल पहले करना है? ठीक है, तो क्या सवाल कि जब बी का इमेज रेटिना पे बना तो ए का इमेज कहाँ बनेगा? जवाब दीजिए। ठीक है, ए का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले कि रेटिना के बाद? ये आपको हम फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं और आपको भरना है। ठीक है, सो इमेज ऑफ ए विल बी, भर दीजिए, इन फ्रंट ऑफ रेटिना या बिहाइंड रेटिना, आप भरिए। फिर ये आपका पहला क्वेश्चन। ओके, देन, यहां देन लगा दीजिए, देन। ओके, देन, ठीक है, देन इमेज ऑफ ए विल बी इन फ्रंट ऑफ रेटिना या बिहाइंड रेटिना। अगला, तो अगर आगे बने या पीछे बने तो ये लेंस क्या करेगा? सो टू ऑब्टेन इमेज एट रेटिना, लेंस विल converge rays more या converge rays less than earlier। सो ये लिखते हैं to obtain image तो यहां पर हम सभी पॉइंट्स को लिख लिए। ठीक है, तो देखिए, इमेज ऑफ बी इज एट रेटिना, बी का इमेज रेटिना पे है, तो इमेज ऑफ ए विल बी, ए का इमेज कहाँ होगा? तो देखिए, जैसा कि नेचर ऑफ लेंस लेंस का नेचर आप जानते हो, बी का इमेज यहाँ बना तो ए का इमेज, तो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बना। अब ऑब्जेक्ट लेंस की ओर आया तो इमेज लेंस से दूर जाएगा, सिंपल बात। तो रेटिना के बाहर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज ऑफ ए विल बी बिहाइंड रेटिना, रेटिना के
पीछे बनेगा। ठीक, आगे, टू ऑब्टेन इमेज एट रेटिना, इस इमेज को रेटिना पे बनाना है तो लेंस विल कन्वर्ज मोर और लेस देन अर्लियर, जो पहले रे कन्वर्ज हो रहा था उससे ज़्यादा कन्वर्ज करेगा कि कम कन्वर्ज करेगा। तो देखिए, देखिए रे ऐसे था, यहाँ पे आके यहाँ मिला, है ना। अब हम चाहते हैं कि रेटिना पे बने, तो रेटिना पे रे को मिला दो। ओके, तो रे पे, इस रे को रेटिना पे लाने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा ज़्यादा रे को, ये वाला जो रे है उसको ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो रेटिना पे बनेगा इमेज, है ना। ये इमेज रेटिना पे बनेगा तो मुझे ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे कि ये इनिशियल डायरेक्शन है और उससे पहले इतना बेंड किया, अब इतना एंगल बेंड किया। तो टू ऑब्टेन इमेज एट रेटिना लेंस विल कन्वर्ज रेज मोर देन अर्लियर। ओके, अब आगे, तो जब लेंस को ज़्यादा कन्वर्ज करना, रेज को ज़्यादा कन्वर्ज करना है तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, उसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो ज़्यादा कन्वर्ज करना है तो ज़्यादा पावरफुल लेंस होना चाहिए, तो इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस विल इंक्रीज। ठीक, लेंस का पावर इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा लेंस का पावर इंक्रीज, आपके पास लेंस है, उसका पावर आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, उसे थिक करके। जितना ज़्यादा थिक मोटा लेंस होगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, तो थिकनेस ऑफ लेंस विल इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होगा। और सिलियरी मसल्स, अब इस लेंस को थिक करना है, इस लेंस को मुझे थिक करना है, ऐसा। तो थिक करना है तो क्या करें, तो इसके चारों तरफ जो सिलियरी मसल्स होता है वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये है, ये अपना रिलैक्स पोजीशन पे था, अब इसे थिक करना है, इसके अंदर जो, इसके भीतर जो लेंस है उसको मोटा करना है, तो ये सिलियरी मसल्स ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो इसके अंदर का लेंस क्या कंप्रेस्ड हो जाएगा, कंप्रेस्ड, दबेगा तो ऐसा चारों तरफ से ऐसा बाहर की ओर फूल जाएगा, थिक हो जाएगा। तो सिलियरी मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये फंक्शन होता है। अब इसे थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं, सिलियरी मसल्स का डायग्राम बना के। देखिए, ये हुआ सिलियरी मसल्स और ये उसके अंदर हो गया लेंस। ठीक, ये है आपका सिलियरी मसल्स और ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमारा जो आइज होता है रिलैक्स रहता है, उसे देखते समय उसमें कोई पेन नहीं होता है, रिलैक्स होता है। तो फॉर फार ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। सिलियरी मसल्स हमारा रिलैक्स्ड होता है, इसलिए तो पेन नहीं होता है, लेकिन नज़दीक ऑब्जेक्ट को जो क्लोज है उसको देखोगे तो पेन होगा। तो सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड इसके अंदर जो लेंस है वो कैसा होता है, तो इसके चारों तरफ जो सिलियरी मसल्स है वो फैल जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो अंदर का लेंस स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है, इट मीन्स इट बिकम थिन्स। सो क्रिस्टलाइन लेंस स्ट्रेच्ड आउट एंड बिकम थिन, पतला हो जाता है। ठीक, अब ये जो आइज है वो नज़दीक ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है, तो क्या होगा, तो सिलियरी मसल्स छोटा हो जाएगा, तो उसके अंदर का लेंस दबेगा तो थोड़ा फूल जाएगा, है ना, बल्ज्ड आउटवर्ड हो जाएगा। ओके, ये है आपका सिलियरी मसल्स, ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। तो फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट
सिलियरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आर सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर का लेंस क्या होगा, वो कंप्रेस्ड इन होगा। क्रिस्टलाइन लेंस आर कंप्रेस्ड इन, और जिसके वजह से एंड बिकम थिक, थिक हो जाता है। क्रिस्टलाइन लेंस आर, यहाँ आर लिख देते हैं, आर स्ट्रेच्ड आउट एंड बिकम थिन। ओके, तो ये चीज़ें होती है। ओके, इस तरीके से हम कोई ऑब्जेक्ट आगे बन गया तो ये सिलियरी मसल्स, ये लेंस, ये सभी मिलकर उसे रेटिना पे बना देते हैं, मोटा पतला होकर, है ना। तो एक बार फिर से बताइए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बना तो क्या करेगा, क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बना तो रे यहाँ मिलाना चाहिए, तब यहाँ बनेगा। यहाँ बना है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बना है तो इसका मतलब रे यहाँ मिला है, उसको यहाँ मिलाना है। यहाँ मिलाने के लिए थोड़ा दूर कम बेंड करना पड़ेगा, कम बेंड करने के लिए कम पावर चाहिए, कम पावर के लिए इसको पतला करना पड़ेगा, पतला करने के लिए इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा। कैसे हम लोग फैल जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ बनेगा तो उसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे रे मिल रहा है, अगर उसको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे रे मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे रे मिलाने के लिए उसको जल्दी बेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा बेंड करने के लिए इसको ज़्यादा पावर होना चाहिए, ज़्यादा पावर होने के लिए इसको थिक होना चाहिए, थिक होने के लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो कोई भी सवाल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिलियरी मसल्स ये सब चीज़ें समझ लिए। अब यहाँ पे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन समझते हैं। ये क्या है भाई, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? तो ये जो आप देखें ना, एबिलिटी ऑफ आईज, हमारे आई का जो एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स लेंस, है ना, क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, ये एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? तो एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। तो हमारा आई एडजस्ट करता है, क्या एडजस्ट करता है? क्रिस्टलाइन लेंस को किससे करवाता है? सिलियरी मसल से। तो हमारा आई एडजस्ट करता है। कब एडजस्ट करना पड़ता है बेचारा को? तो जब दूर को देख रहा है और फिर नज़दीक को देखना चाहता है, तो इस समय एडजस्टमेंट होता है ना, एकोमोडेशन होता है। कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। किस पे करता है? क्रिस्टलाइन लेंस पे करता है। तो वो मोटा पतला करता है, जिससे आप दूर को देख रहे हो और फिर उसके बाद नज़दीक को देखने लग जाओगे। नज़दीक को देख रहे हो और दूर को देखना चाहते हो तो फिर से एडजस्टमेंट होगा और फिर आप देख पाओगे दूर को। तो इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिखते हैं। It is the ability of human eye to adjust its, to adjust the power of, to adjust the power of crystalline lens, क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को एडजस्ट करने का काम करता है। पावर, या कहीं कहीं बुक में फोकल लेंथ भी लिखा रहता है, पावर या फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, और क्यों एडजस्ट करता है ये भी बात लिखते हैं। टू सी बोथ नियर बाय
एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यू नो डिस्टिंक्टली मीन्स, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली। तो कोई भी चीज़ को आप, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो, उसको आप क्लियरली देखना चाहते हो तो पावर चेंज करना पड़ेगा, लेंस का फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। आपको पता ना पावर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कमेगा, फोकल लेंथ कमेगा तो पावर बढ़ेगा। तो पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम नियर बाय और दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकें। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट द पावर और फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस टू सी बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ओके, चलिए इसे नोट करिए और एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो ये मेरा लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहाँ पे रेटिना है। तो इस रेटिना पे इमेज बनाने के लिए ये क्या करेगा बेचारा, ये क्या करेगा, तो दूर ऑब्जेक्ट है, दूर है, जितना दूर रहेगा उतना पहले बनेगा, लेंस के रेटिना से पहले बनेगा, लेंस के क्लोज बनेगा। तो उसको दूर भेजना है, इसको रेटिना पे भेजना है। तो रेटिना पे भेजना है तो मुझे कम बेंड करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा बेंड हुआ तभी ना यहाँ बन गया, ज़्यादा बेंड नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट इधर था तो यहाँ बना, ठीक। अब मुझे यहाँ बनाना है तो थोड़ा बेंडिंग कम करना पड़ेगा। तो बेंडिंग कम करना पड़ेगा, बेंडिंग कम करना पड़ेगा मतलब बेंडिंग कम मतलब पावर कम करना पड़ेगा, पावर कम करना पड़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कम करना पड़ेगा मतलब पावर कम करना पड़ेगा, मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का यही है सिंबल ना, फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इमेज बना लीजिए। ओके, अब अगला एक और इमेज बनाते हैं, ये लिख लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नियर बाई है, नियर बाई, और ये आपका रेटिना है, तो अगर ऑब्जेक्ट नियर बाई है तो इमेज तो दूर बनेगा, रेटिना से बाहर बनेगा। तो रेटिना से बाहर बनेगा, उसको यहाँ बनाना है, रेटिना पे बनाना है, तो इसको ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। तो मोर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बढ़ाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग को बढ़ाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग बढ़ाने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा। और भी कई चीज़ लिख सकते हो। फोकल लेंथ कम करने के लिए आपको थिकनेस, क्या थिकनेस बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है कि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, सोचिए। इसका फोकल लेंथ, देखो ये कर्वेचर है ना, इसको कंप्लीट करो, इतना बड़ा सर्कल, और इसका फोकल लेंथ, इसको कंप्लीट करो, इतना छोटा सर्कल। तो छोटा सर्कल का छोटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, छोटा फोकल लेंथ, है ना। तो मोटे का छोटा होता है, मोटा का छोटा होता है फोकल लेंथ। ओके, तो मोटा लेंस का छोटा होता है, तो इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। फोकल लेंथ छोटा करने के लिए इसको मोटा करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा। ये भी पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, थिकनेस इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसमें थिकनेस डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये सब आपको रिवाइज करने में काम आएगा। थिकनेस इंक्रीज करना पड़ेगा, ध्यान से लिखिए। ओके, तो ये है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन में ही है नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो आपका हेल्दी आई है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितने दूर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, कितना से ज़्यादा कितना दूर ऑब्जेक्ट को देख सकता है हमारा हेल्दी आई। तो अगर आपका आई हेल्दी है, परफेक्ट है, तो इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। तो फिर आप सोचोगे कि स्टार वगैरह, प्लैनेट वगैरह, यूनिवर्स, गैलेक्सी हमें क्यों नहीं दिखता। तो वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके बीच में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर ढक देने का काम करता है।
और एक और कारण है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है उसका साइज छोटा होता जाता है। तो जो बहुत दूर है उसका साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते कि वो कुछ है। और इसलिए हमें दूरबीन चाहिए होता है। जब बादल साफ हो, जब क्लियर हो, बीच में कोई ऐसा गंदगी, कोई बादल वगैरह ना हो, तो दूरबीन से उस छोटे से इमेज को बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो दूर वाली ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है इसलिए हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर बड़ा रहता तो दिख जाता। जैसे सन कितना दूर है, दिखता है। तो इनफाइनाइट तक आप देख सकते हो। ओके, रेंज ऑफ विजन ऑफ हेल्दी आई, हेल्दी आई का कितना रेंज है? विजन मतलब दृष्टि, देखने का, उसका कहाँ से कहाँ तक रेंज है देखने का, कहाँ से कहाँ तक देख सकता है? रेंज ऑफ विजन ऑफ हेल्दी आई, हेल्दी आई। तो सो फॉर हेल्दी आईज कम से कम, अगर आपका ऑब्जेक्ट कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तब वो देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्लोज आ गया तो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, कम से कम उसको 25 पे रखो। फिर इनफाइनाइट तो कुछ भी रख सकते हो, कितना भी दूर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी दूर ले जा सकते हो, इनफाइनाइट तक। लेकिन उसको अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको नज़दीक लाना है तो कम से कम 25 तक रखो। 25 से ज़्यादा कम मत करना। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को 25 तक रखो। तो मिनिमम रेंज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके नियर में है, नज़दीक में है, उसके लिए मिनिमम रेंज आपका 25 सेंटीमीटर है। मिनिमम रेंज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट at least 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर पे होगा तब देख पाएगा। 15 पे 16 पे होगा तो नहीं देख पाएगा। और मैक्सिमम रेंज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके दूर है उसके लिए मैक्सिमम रेंज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, वो इनफाइनाइट तक देख सकता है। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग डिफेक्ट ऑफ आई देखते हैं। अब ये डायग्राम की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है, तो फिर भी रहने देते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए। तो क्या क्या डिफेक्ट होता है? तो आईज में मेनली 4 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक प्रेस बायोपिया, एक अस्टिग्मेटिज्म और एक और होता है कैटरेक्ट। तो ये सब डिफेक्ट होते हैं, एक बार लिख लेते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमायोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं,
हाइपर मायोपिया बोलते हैं कि हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया, फिर आता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, फिर आता है एस्टिग्मेटिज्म, फिर आता है कैटरेक्ट। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मायोपिया पढ़ते हैं। मायोपिया क्या होता है भाई? मायोपिया, अच्छा ये सब बीमारी क्यों होता है? तो या तो आपका ये कॉर्निया जो है वो जो इस तरीके से कर्व्ड है वो कर्व्ड ना होकर ऐसा पतला हो जाए, ऐसा 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 टेढ़ा ना, कर्व ना हो, ऐसा हो जाए, प्लेन हो जाए। या फिर अंदर का जो ये जो आई बॉल का शेप देख रहे हैं ये बड़ा हो जाए, तो बड़ा होगा तो रेटिना दूर हो जाएगा, तो बेचारा पतला होगा ताकि इमेज रेटिना पे पहुंचाए। ये समझ रहे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अभी हम फिर से वो चीज़ नहीं रिपीट करेंगे कि पतला क्यों होगा, इमेज बनाने के लिए रेटिना पे पतला क्यों होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। तो रेटिना दूर हो जाएगा, आईबॉल का साइज बड़ा होगा तो रेटिना दूर हो जाएगा, रेटिना दूर हो जाएगा तो इमेज यहाँ बना रहेगा, उसको यहाँ पे ले जाना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा। पर कितना पतला हो? हर चीज़ का तो एक लिमिट होता है ना। बहुत दूर चला जाए तो ज़्यादा बेचारा पतला नहीं हो पाता है, हर चीज़ का एक लिमिट है। कितना पतला होगा यार? तो नहीं पहुँचा पाता है तो नहीं देख पाता है। और या इसका उल्टा मान लो आई बॉल छोटा हो जाए, हो जाता है, तो ये इतना छोटा हो जाए कि रेटिना बहुत आगे आ जाए, लेंस के बहुत क्लोज आ जाए, तो जो भी इमेज बने वो इधर पीछे बने, और उसको यहाँ पे लाने के लिए बेचारा क्या करेगा? मोटा होगा, रे को जल्दी बेंड करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा, तो बेचारा नहीं कर पाता है। कितना बेंड करे? कोई अगर ज़्यादा अंदर आ जाए रेटिना तो एक लिमिट होता है ना, बेचारा कितना बेंड हो पाए, तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो कुछ अगर ये प्रॉब्लम हुआ, कर्वेचर का प्रॉब्लम हुआ तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। आईबॉल बड़ा हो गया तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आईबॉल का शेप साइज चेंज होगा तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ये लेंस कभी कभी काम करते करते हार्ड हो जाता है, वो उसका जो लचीलापन है वो नहीं रहता ओल्ड एज होने पे, ईजिली नहीं कॉन्ट्रैक्ट या ईजिली नहीं, क्या कहते हैं उसको, थिक और थिन नहीं हो पाता, तो उस वजह से इमेज यहाँ नहीं पहुँच पाता, तो उस वजह से भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो मायोपिया क्या है भाई? सो इट इज अ डिफेक्ट इन आई इन विच, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? तो मायोपिया का एक और नाम है। मायोपिया में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, ये जानने के लिए आपको मायोपिया का दूसरा नाम पता होना चाहिए। क्या दूसरा नाम होता है भाई? तो देखिए, मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस। अब मुझे याद कैसे रहेगा? तो सिंपल, इसमें यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, एम के बाद एस आता है ना, MNOPQRS आता है ना, तो एम के बाद एस आता है तो इसका मतलब एम मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया एच के बाद क्या आता है? एल आता है ना, HIJKL, हाँ, तो एच के बाद एल आता है, इसका मतलब एच फॉर हाइपरमेट्रोपिया, एंड एच के बाद एल मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको। सो इट इज़ अ डिफेक्ट, आप हो सके तो आप इस बात को कॉपी में लिख लीजिए कि एच के बाद एल आता है, इसका मतलब एच फॉर हाइपरमेट्रोपिया एंड एल फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, ऐसे लिख लीजिए। एम के बाद एस आता है तो एम फॉर मायोपिया, एस फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, ऐसे लिख लीजिए। नाउ इट इज़ अ डिफेक्ट इन आई जिसमें इट इज शॉर्ट साइटेडनेस ना, इट इज शॉर्ट साइटेडनेस ना, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? साइटेडनेस, तो साइट मतलब विजन, दिखना, साइट मतलब दिखना, विजन का ही क्या कहते हैं उसको, सिनोनिम्स है, विजन का ही सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। तो मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट में जो नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको देख पाता है, तो किसको नहीं देख पाता है?
दूर वाले को नहीं देख पाता है ना, नज़दीक वाले को देख लेता है तो दूर वाले को नहीं देख पाता है। ओके, सो इट इज़ अ डिफेक्ट इन आई इन विच a person is not in which a person is not able to see डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, बट इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी in which a person cannot see distant object clearly, distinctly, but can see nearby object क्लियरली लिखो या डिस्टिंक्टली लिखो, बात एक ही है। नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली या डिस्टिंक्टली, ये हो गया मायोपिया। रीजन फॉर मायोपिया, मायोपिया होता क्यों है, मायोपिया क्यों होता है? रीजन फॉर मायोपिया, तो आप खुद ही सोचिए, मायोपिया जिसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो भी आप पीछे पढ़े हो सब का यूज होगा यहाँ पे। दूर का नहीं दिखता है, ओके, ये लेंस ये दिख गया लेकिन ये नहीं दिखा, ओके, ये जो दूर है वो नहीं दिखा, ये जो नियर बाय है वो दिख गया, नियर बाय। ओके, इसका मतलब इसका इमेज रेटिना पे बन जाता है, लेकिन इसका इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा, इसलिए नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं बन रहा भाई, भेज दो, लेकिन नहीं भेज पाएगा बेचारा, लेंस नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा भाई? भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पतला होना पड़ेगा कि मोटा होना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा कि पतला होना पड़ेगा? देखिए सारा काम आ रहा है जो हम पीछे बताएं। तो देखिए पहले तो ये पता करो कि ये रेटिना के पहले बनेगा कि रेटिना के बाद में बनेगा। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट रेटिना पे बना है तो ये वाला रेटिना के पहले बनेगा, और रेटिना के पहले बना है, इसको भेजो यहाँ पे। तो भेजने के लिए रे को कम बेंड करना पड़ेगा, कम बेंड करने के लिए इसका पावर कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए इसको ठीक कि थिन करना पड़ेगा। पतले में पावर कम होता है ना, थिकनेस कम करना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं, थिकनेस कम करना पड़ेगा। तो करो कम। सिलियरी मसल जो है रिलैक्स नहीं हो पाता है, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो ये पतला नहीं हो पाता, इसका थिकनेस कम नहीं हो पाता है। सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं होता। रिलैक्स नहीं होगा तो ये स्ट्रेच्ड आउट नहीं होगा, स्ट्रेच्ड आउट पतला नहीं होगा, है ना, थिकनेस उसका नहीं कमेगा। तो इस वजह से इसका इमेज यहाँ पे नहीं बन पाता है। और कोई एक और कारण है, ये तो पहला कारण, सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स। दूसरा, ये रेटिना ही दूर बन जाए। फिर मान लो रेटिना यहाँ बन गया, रेटिना थोड़ी बनेगा, आईबॉल बड़ा हो गया, आईबॉल का साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से रेटिना दूर चला गया, है ना। ये बड़ा होगा तो ये रेटिना दूर जाएगा ना, तो रेटिना दूर चला गया तो बेचारा ये थिकनेस अपना कम करके भी बेचारा नहीं पहुंचा पाता है इमेज को, इतना दूर चला गया इमेज को पहुंचा ही नहीं पाता। तो आईबॉल साइज इंक्रीजेस, आईबॉल
साइज इंक्रीजेस या रेटिना या डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस इंक्रीजेज, ये लिख दीजिए। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो ये रीज़न हुआ मायोपिया का कि सिलियरी मसल्स आपका रिलैक्स नहीं हो पाता है, सिलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू रिलैक्स, ये लिख देते हैं अच्छे से, डू नॉट रिलैक्स ऐसे नहीं, आर नॉट एबल टू रिलैक्स, सिलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू रिलैक्स। तो ये दो रीज़न है, आप लिखिए ज़रा इसे ध्यान से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।